नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज और मैं हूं अचलेंद्र कटियार और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो लोक सेवक के साथ। आज के लोक सेवक में चर्चा एक ऐसी आईएएस ऑफिसर की जो फील्ड में अधिक रहती हैं और फाइलों में समय कम व्यतीत करती हैं। 2013 में जब उन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक उनकी यात्रा कैसी रही, जब वो एक दशक लोक सेवा के पूरे कर रही हैं तब हम जानेंगे कि अब तक का अनुभव और कितना कुछ कर पाने का जो संकल्प था, एक अंदर उत्साह था, वो कितना और दोगुना हो गया है। मैं बात कर रहा हूं 2013 बैच की आईएएस ऑफिसर स्तुति चारण, जो वर्तमान में छोटा उदयपुर की कलेक्टर हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मुझे याद है कि जब 2012 में यूपीएससी के नतीजे आए थे तो आपकी तीसरी रैंक थी और बड़ी कामयाबी थी कि आपने तीसरी बार में ऑल इंडिया लेवल पे तीसरी रैंक हासिल की थी। आपके बारे में कहते हैं कि आप फील्ड पे ज़्यादा रहती हैं और दफ्तर में भी रहती हैं, फील्ड पे ज़्यादा रहती हैं। कैसे देखती हैं आप इस बड़ी जिम्मेदारी को जब आप छोटा उदयपुर की कलेक्टर हैं? अक्षरेंद्र जी, अगर मैं बात करूं कि 2012 में हमारा जो यूपीएससी एग्जाम था और 13 में सिलेक्शन ईयर हुआ और जो अब तक की यात्रा रही प्रिपरेशन करने से लेके यहाँ तक जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, सो माता पिता का बहुत इसमें सहयोग रहा, फैमिली में सिस्टर और सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा कि मैंने इतनी टफ जर्नी को पूरा किया, क्योंकि यूपीएससी बहुत आसान एग्जाम नहीं है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है और इसमें असफलताएं भी मुझे मिली हैं और उन असफलताओं से बाहर निकलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है और सभी के सपोर्ट से और एक कांस्टेंट सेल्फ मोटिवेशन जो होता है हर एक एस्पायरेंट में, वो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको भी जो फेलियर्स है उनसे बाहर निकलने का जो जज्बा है उसके बिना मुश्किल है इस एग्जाम को क्लियर करना। मेरा जो तीसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी का, वो मेरा काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला ईयर था और ऑल इंडिया थर्ड रैंक जो मुझे मिला, वो सभी के आशीर्वाद से और कांस्टेंट मेहनत से और ईश्वर के आशीर्वाद से भी है। उसके बाद जो मेरा ट्रेनिंग रहा मसूरी में रहा और मेरा जो प्रोबेशन ईयर था, जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो राजकोट था, जहाँ से मैंने अपने करियर की फील्ड में जो शुरुआत होती है वो की। उसके बाद मैंने बांथली जूनागढ़ में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया और उसके पश्चात मैंने एज अ डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर अरवली डिस्ट्रिक्ट और मोड़ासा जिसे कहा जाता है हेडक्वार्टर, और उसके बाद साबरकांठा में भी मैंने लगभग 1.5 साल डीडीओशिप की है और वहाँ भी काफ़ी ट्राइबल बेल्ट है और तो काफ़ी कुछ वहाँ पे लर्निंग्स भी मुझे मिली। काफ़ी चैलेंजेस भी एज यूजुअल होते हैं हमारी हर पोस्टिंग में, हमारे हर एक जॉब ड्यूटीज़ में, सो वहाँ भी काफ़ी कुछ मैंने सीखा और उसके पश्चात मेरी अर्बन एरियाज़ में पोस्टिंग हुई, जिसमें हम रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ तरीके से मैंने राजकोट में पुनः अपना जॉब किया, जिसमें मेरे पास लगभग 6 जिलों की जिम्मेदारी थी, जिसमें सौराष्ट्र कच्छ के 6 जिले शामिल थे और खास करके मुझे वहाँ की 30 नगर पालिकाओं का जुरिस्डिक्शन मुझे देखना था और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था। बड़ा बड़ा टास्क था जी, क्योंकि रूरल किया डीडीओशिप में, उसके बाद अर्बन में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये भी एक डिफरेंट डायमेंशन है एक काम करने के लिए और जैसा आप जानते हैं डेवलपमेंट मोस्टली अर्बन साइड में ही हो रहा है, तो रूरल और अर्बन दोनों का एक सम्मिलित एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी था और वो मुझे लगता है बहुत फ्रूटफुल रहा मेरे लिए भी, ताकि मैं वहाँ की भी चैलेंजेस या जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हमें प्रोजेक्ट्स को देखना चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ मैंने उसमें सीखा। और आफ्टर दैट आरसीएम शिप मेरी ये फर्स्ट कलेक्टर पोस्टिंग है इन छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे भी अभी मुझे लगभग 9 महीने हो गए हैं जी। और ओवरऑल मेरी जो अब तक की 9 ईयर से ऊपर मुझे सर्विस में हो गए, बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही है और एज आई सेड कि चैलेंजेस तो हर पोस्ट में होते हैं और काफ़ी कुछ आप नई पोस्टिंग में सीखते हैं और जो भी आप अपनी प्रीवियस पोस्टिंग में सीखते हैं वो आप डेफिनेटली यू यूज़ दैट एक्सपीरियंस आपकी आने वाली हर एक जिम्मेदारी में। और मुझे लगता है कि अब तक मेरे जो ईयर्स ऑफ पोस्टिंग रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं और जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ के लोगों का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है और जो क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की सभी स्कीम्स जो होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बड़े जो पब्लिक ओरिएंटेड होते हैं,
तो उनको डाउन द लाइन पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना, या अर्बन है तो अर्बन एरिया में भी जहां जहां आपका जिम्मेदारी दी गई है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सरकार ने जिस जिस मकसद से कोई योजना बनाई है उस मकसद वो मकसद पूरा होना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो इसके लिए काफी कुछ लर्निंग हमें मिलती है, और एक चैलेंज को पूरा करने के लिए और उसमें भी बेहतर करने के लिए, जो हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, मैं मानती हूँ हर चीज में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और किसी भी चीज में इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना एब्रप्ट इम्प्रूवमेंट है। तो जी थोड़ा थोड़ा भी अगर आप किसी चीज को या किसी प्रक्रिया को अच्छा बड़ा बना सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी सोच है। जी। मैं आपसे और बहुत सारे सवाल करूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसी एग्जाम है जिसके लिए लाखों करोड़ों युवा सपना भी देखते हैं, तैयारी भी करते हैं। तीसरी रैंक, आप कितनी मुतमईन थी, कितना भरोसा था कि थर्ड रैंक? क्या सरप्राइज था आपके लिए वाकई में? एक्चुअली जब एक एस्पायरेंट प्रिपरेशन करता है, जी। तो जिस साल मुझे लगता है कि जिस साल उसका सिलेक्शन होने वाला होता है, उसे एक इंटरनल वाइब्स मिलती है, आपने अगर बहुत मेहनत की है तो आपका एक आत्मविश्वास होता है, पॉजिटिविटी से भरपूर आप रहते हैं। आपको लगता है कि ये अटेम्प्ट तो मुझे क्लियर होना ही है, और दैट विश्वास जो एक था, वो मुझे था कि इस बार मुझे एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करना ही है और होगा भी। बट यस, इतने अच्छे रैंक की मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे टॉप में पोजीशन मिलेगी, बट एज आई सेड कि सबकी विशेष, सबकी दुआएं हैं, और जी। एक कांस्टेंट 3 साल जो मेहनत किया और जिस स्ट्रैटेजी से मैंने उसको कोशिश की करने की, वो आखिरकार सफल हुई, और ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे रैंक से एक 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 दशक आपका 9 साल से ज्यादा वक्त हो गया आपको, 10 साल आपके पूरे होंगे। तमाम ऐसे युवा जो यूपीएससी में आना चाहते हैं, कहीं न कहीं उनको एक अंदर से किक महसूस होती है कि हमें भी स्तुतिचारण की तरह कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, इस प्रोफेशन में जाना है। क्या कहना चाहेंगी कि ठीक है आप आना चाहते हैं लेकिन चैलेंजेस भी हैं, कमिटमेंट भी है, डिलीवरी की एक दबाव भी है, आपको परफॉर्मेंस करनी है। तो ऐसे तमाम जो युवा हैं जो तैयारी करते हैं, तो ये नेवर स्टॉप द जॉब जो है वो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आप कहेंगी कि आप आइए, आप रिस्पेक्ट भी है, और किस तरह का यहाँ पे आपकी चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको अपने को प्रूफ भी करना पड़ेगा। देखिए, यूपीएससी में जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो एग्जाम देते हैं आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, या विविध प्रकार की जो सेवाएं हैं, जी। हर एक सेवा का अपना एक महत्व है, और मोस्टली जो लोगों को आईएएस बनने का ही एक ख्वाब होता है कि हमें आईएएस में ही जाना है और फ्यूचर में हमें जिम्मेदारी लेनी है, कलेक्टर बनना है। सो आई थिंक जो आप सोचते हैं, जो आपने ठाना है, वो आपको मतलब करना ही चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप, और अपनी कोशिश को जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है खुद के लिए भी। सो आपको आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस को भी फेस करते रहना पड़ता है, आपको अपने इंटरनल जो चैलेंजेस होते हैं, आपकी अपनी शॉर्ट कमिंग्स जो होती हैं, उन पे भी आपको लगातार प्रिपरेशंस के दौरान वर्कआउट करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये आईएएस में आना एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप खुद उसको लेते हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सर्विस विच वी हैव इन द कंट्री। और उसके बाद जो जवाबदारियां होती हैं, बेशक हर सर्विस में होती ही हैं, पर आई थिंक उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स भी उसके बाद ही मिलते हैं। सो आई थिंक एवरीबडी हु वांट्स टू बी इन दिस सर्विस, तो वो उन्हें पूरी प्रिपरेशन के साथ ही उसमें आना चाहिए। और अगर आप सफल नहीं भी होते हैं, तो भी मुझे लगता है कि आपको अपना प्लान भी रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशंस करती थी, तो मैंने हमेशा इस चीज़ को भी महत्व दिया कि अगर अगर आप फेल होते हैं अपने अटेम्प्ट्स में, और उसके बाद क्या। सो आपको एक मोटिवेशन रहे, आपके पास एक अपना सपोर्ट, जो बैक एंड सपोर्ट होता है, वो होना चाहिए। और जो एस्पायरेंट्स है, उन्हें इसके साथ साथ अपना प्लान भी, या कोई और जॉब जिसमें वो प्रोफेशनल डिग्री ले चुके हैं, तो उसमें भी उन्हें अपना काम करना चाहिए, ताकि अगर आपको किसी भी संजोग में कुछ फेलियर मिले, तो यू कैन ऑलवेज डू वेल इन एनी फील्ड। जी। तो क्या ये माना जाए आपके फादर कारपोरेशन जो एक है राजस्थान सरकार का, उसमें वो ऑफिसर हैं, लेकिन आपके ग्रैंडफादर आईएएस थे 1974 बैच के, तो क्या ये मैं मानूं कि कहीं न कहीं उनका प्रभाव रहा, आपने उनको देखा बतौर आईएएस, तो वो एक जो बीज था, कहीं न कहीं एक ड्रीम था कि मुझे भी ऐसी ही एक जॉब करनी है जिसमें लोगों के लिए कुछ कर पाने की एक ऑप्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल। हम लोग जब छोटे थे, तब से दादाजी को हम इस सर्विस में देख रहे हैं, और वो हमसे काफी कुछ चीजें, क्योंकि हम छोटी उम्र में थे, तो उस हिसाब से हमसे बातें शेयर करते थे, और हम काफी कुछ ऑब्जर्व भी करते थे।
सो एज एन ऑफिसर उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है। एंड उनसे सीख के ही एक्चुअली जो प्रेरणा हमें मिली है दादाजी से ही मिली है कि हमें भी इस सर्विस में जाना है और कुछ बेहतर करना है। और ये एक ऐसा बड़ा वाइड डायमेंशन वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी सेवाओं को कर सकते हैं। और एक्चुअली में जो लोग हैं हमारे ग्राउंड लेवल पे उनके लिए हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी आप करते हैं उनके लिए बहुत मायने करती हैं। और जब आप उनके चेहरों पे खुशी देखते हैं या जब आप गांव में जाते हैं या कहीं भी विजिट करते थकान दूर हो जाती है। हैं जी, और वो आपको जब बोलते हैं कि हमारा ये काम इतने सालों से नहीं हो रहा था और अब ये हो गया, तो उनकी खुशी ही अपने आप में बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। जी। इट्स अ रिवॉर्ड फॉर अस कि अगर हमें उनके लिए हमें कुछ करने का मौका मिला है। तो आई थिंक छोटी छोटी चीजें भी एक ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दादाजी का जो मूवमेंट था जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब खबर मिली तो उनकी क्या रिएक्शन थी उस वक्त? ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और जब सिलेक्शन हुआ उस समय मैं फॉर्चुनेटली गुजरात स्टेट में ही थी और उस समय मैं अपने बैंकिंग के प्रोबेशन के ट्रेनिंग में थी। और यहीं पे मुझे अपना फाइनल रिजल्ट का पता चला। और डेफिनेटली परिवार के हर सदस्य को बहुत खुशी हुई थी और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। एंड यस, दादाजी वॉज मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा खुश रहे होंगे हुए होंगे। ही वॉज डेफिनेटली इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड उनकी वजह से आज मैं भी और मेरी छोटी बहन भी आज यहाँ पे उन्होंने जीपीएससी भी क्लियर किया है। सो आई थिंक हम सभी को उनसे हमेशा से प्रेरणा मिलती रही है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वक्त के साथ समाज जो सेवा है, लोक सेवा, इसमें काफी चेंजेस आए। आपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं बेटियों के लिए काम करूं। वो कौन सी बातें हैं अब तक, आप जब 9 साल में एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं, वो कौन सी चीजें आप बताना चाहेंगी जो आप बेटियों के लिए खास तौर पर कर पाई? जी हाँ, जब मैंने इंटरव्यूज भी दिए और शुरू से भी हम दोनों बहनें ही हैं, हमारे माता पिता की 2 बेटियां हैं। सो उन्होंने हमें बेटों से बढ़कर पाला है और उन्होंने अपने हर डिसीजन में हमें सपोर्ट किया है और हमारे हर डिसीजन में उन्होंने हमें कंप्लीट बैकअप दिया है। और उनका मानना था कि बेटियां जो हैं वो किसी से कम नहीं होती हैं और बेटियां बेटों से बढ़कर ही होती हैं। सो हम हमेशा ऐसे ही अपब्रिंगिंग के साथ ही बड़े हुए हैं। तो मुझे लगता था कि एज वी नो, जब बेटियों का जन्म होता है तो लोग अक्सर उदास हो जाते हैं, जैसा पुराने जमाने में हम देखते थे या आज भी कहीं ऐसे ही मान्यता हो सकती है। सो जब मैं अरवली डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डीडीओ काम कर रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा एक शुरुआत की जाए जहाँ पे जब भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल्स में हमारे जो फैसिलिटीज हैं वहाँ पे अगर किसी बेटी का जन्म हो तो हम उसे नन्ही परी कहा करेंगे। और उसके लिए हम सेलिब्रेशंस किया करेंगे। और जिसमें जब भी एक नन्ही परी का जन्म होता था तो स्टाफ हो सभी स्टाफ उनके लिए सेलिब्रेट करते थे जी। जी हाँ, उसे तिलक करके उसका स्वागत करते थे दुनिया में उसके आगमन को। और उनकी माता को भी हम गिफ्ट देते थे, उनको भी हम तिलक करते थे। और उसके अलावा नन्ही परी वन भी हमने उसमें हर हेल्थ फैसिलिटीज में बनाए हैं ताकि जब वो बड़ी हों तो उन्हें पता चले कि उनके जन्म के समय उन्हीं हेल्थ टीम ने उसके नाम पे एक प्लांट लगाया था। जी। सो ये नन्ही परी वन की शुरुआत भी हमने उसी प्रोजेक्ट में की। और बाद में ये स्कीम पूरे स्टेट पे लागू हुई। जी, इसको काफी अप्रिशिएट किया गया जी। और उसके बाद नन्ही परी दिवस भी मनाया गया। और उसके बाद इट्स अ बिग रिस्पांस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। और नॉर्मली ये होता है कि आप जिस जिले में हैं अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो तब तक ही वो जी। टीम उसको कर पाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली इट्स अ गुड थिंग कि मेरे जाने के बाद भी वहाँ पे आज भी नन्ही परी के नाम से ही बच्चों के लिए सेलिब्रेशंस होते हैं और आज भी उन्हें नन्ही परी ही कहा जाता है। और हमारा खास उद्देश्य ये भी था कि जितने भी बच्चियों को लेके जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी उनके माता पिता को बताई जाती थी। जी। और हम जो मदर्स, एक्सपेक्टिंग मदर्स होती थी, उनको हम पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में भी जानकारी दिया करते थे। और उसके अलावा बच्चियों का वैक्सीनेशन होना या जो भी प्रिलिमिनरी चीजें होती हैं हम हर चीज के बारे में उनको अवगत कराते थे। और जब बच्चियों का जन्म होता था तो हम तुरंत उनको उनका बर्थ सर्टिफिकेट और उनका आधार कार्ड हम उन्हें तुरंत प्रभाव से उन्हें प्रोवाइड किया करते थे। सो ये सब एक मिलीजुली एक सबका सहकार था। और खास करके जो हेल्थ टीम थी अरवली डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है और वो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जब भी उनको अवसर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जो फैसले लेते हैं या वो उनके जो नजरिए में जो चीज निकल कर आती है, कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि जो भी आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं और दूसरे सिविल सर्विस से निकल कर आए ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी भूमिका है। और उनका जो है कहीं ना कहीं इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का जो एक लक्ष्य होना चाहिए और कैसे
एक योजना का लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे, वो चीजें कितनी इनर्जाइज करती है जब ऐसी लीडरशिप मिलती है आप लोगों को? ये स्वाभाविक है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन है और जो भी हमारे गवर्नमेंट की बेहतरीन प्रोग्राम से, मुझे लगता है कि हमारे देश में बेस्ट प्रोग्राम्स हैं और बेस्ट लॉ वी हैव। सो जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हमारी जवाबदारी है, और एज अ टीम ओनली, डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफिसर्स होते हैं एज अ टीम वर्क उसमें होता है, नॉट जस्ट कलेक्टर ओनली। सो मुझे लगता है कि एज अ टीम हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे हम जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्कीम्स का ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन कितना हुआ है, अगर उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हम एज अ टीम उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि फील्ड में जाके ही हम लोगों से बात करें। और मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं खुद भी जाना पसंद करती हूँ और अपनी टीम को भी मैं वहाँ ले जाती हूँ। सो हम अक्सर ग्राम प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि आप फाइलों में मत रहिए, फील्ड पे रहिए। अगर फील्ड पे आप हैं तो आपको ग्राउंड जीरो की चीजें पता रहेंगी। आप पे ये बात पूरी तरह फिट बैठती है, तो कितनी आसानी हो जाती है जब कोई समस्या आपके पास आती है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले से उसका पता होता है, आप ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। ग्राउंड जीरो पर रहने का फायदा ये है। बिल्कुल है। और क्योंकि जब हम किसी गांव में जाते हैं तो हम नॉर्मली भी ग्राम सभा करते ही हैं, जिसमें हम गांव के सभी लोगों से मिलते हैं, मुखिया से मिलते हैं, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठते हैं हम उन सबको भी गांव में लेके जाते हैं, ताकि अगर उनका कोई भी प्रश्न है, चाहे वो पानी को लगता हो, चाहे बस को लगता हो, चाहे बिजली को लगता हो, शिक्षा को लगता हो, या एजुकेशन के लिए हो, एनीथिंग। सो जो मेजर डिपार्टमेंट्स है लाइक सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, पेंशन के कुछ इश्यूज हैं, तो हमें उस गांव में अधिकारियों के साथ बैठ के जो हम चर्चा करते हैं हमें पता चलता है कि ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उससे तुरंत सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो एक्चुअली फील्ड वर्क इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एनी ऑफिसर, आई वुड से, नॉट जस्ट अ कलेक्टर बट एनी ऑफिसर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द फील्ड वर्क। ऐसे में जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल पूरे हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 साल जो आने वाले हैं वो बहुत अहम है। आप जैसे ये युवा आईएएस जिनको मैं कहूँ, 10 साल पूरे हुए हैं और लंबा करियर अभी बाकी है, कितने अहम मानती हैं आप पूरे आने वाले साल? और कहीं ना कहीं जो भारत को प्रधानमंत्री एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, ऐसे में नहीं लगता आपको कि आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है? जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल एक पोजीशन है, तो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आज हैं और आने वाले समय में भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो सभी का अच्छे से उनको वहन करना है और उसको लोगों तक पहुंचाना ही एक टीम वर्क के रूप में हमारा काम है। और मुझे लगता है कि हर एक ऑफिसर का एज अ टीम ऑल्सो एंड इंडिविजुअल ऑल्सो हमारा एक विजन होना चाहिए, और आपका अपना एक मिशन भी होना चाहिए। अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, आप उसमें सभी लोगों के लिए बेहतर करने की सतत प्रयास अगर आप करते हैं, तो आई थिंक इट इटसेल्फ इज अ सक्सेसफुल करियर फॉर एनी ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि एक अपना विजन भी आपको बनाना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं उस प्रायोरिटीज को आपको अपने डेली बेसिस के स्केड्यूल में उसको रखना चाहिए, और मुझे लगता है गाँव के हर व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए, और ये सबका एक ओवरऑल जिम्मेदारी है एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। सो आई थिंक हम सबको उसमें एक कंटिन्यूअस कोशिश करनी है और उसको अच्छे से करना भी है। ये कह सकते हैं कि इस पूरी ये जो आईएएस की लोक सेवक की जो जॉब है, इसमें काफी सारी आपको ऑप्शंस मिलती है, अवसर आते हैं जहाँ पे आप अपने को एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर साबित कर सकते हैं। ये माना जा सकता है। अब फिर आपको आपके अंदर का कैपेबिलिटी है, विजन है, तो आप एक नई इमेज, अपनी अलग इमेज कर सकते हैं। एक चीज मैं और पूछूंगा आपसे कि वर्तमान में आप छोटा उदयपुर की कलेक्टर हैं। नाम भले ही छोटा उदयपुर हो, लेकिन आपके कार्यकाल में और पहले भी काम बड़े बड़े हुए हैं। डिजिटल इंडिया को लेके काफी चीजें हुई हैं छोटा उदयपुर में। आप कितनी संतुष्ट हैं और कितनी चीजें ऐसी हुई हैं जिनको आप जरूर बताना चाहेंगे? जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था कि काफी ग्रामीणों को यहाँ तक हेडक्वार्टर तक अपनी समस्याओं के लिए आना पड़ता था। ऑब्वियसली उनके पास इतना पैसा नहीं होता है या उनके पास समय नहीं होता, फिर भी उनकी अगर कोई मसले हैं तो वो जिला हेडक्वार्टर तक आते थे या तालुका हेडक्वार्टर तक भी जाते थे। सो हमने ये पहल की कि क्यों ना हम सब कुछ डिजिटल मोड पे ही उनकी ग्रीवेंसेस को सुनने की कोशिश करें। सो इसी के आधार पर हम लोगों ने एज अ टीम वी डिसाइडेड कि हमने ई जिला स्वागत जैसा प्लेटफॉर्म किया, और ई जनसंवाद जैसा प्लेटफॉर्म भी हमने यूज करना शुरू किया, जिसमें हमने सिंपल जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास में या सिंपल टेक्नोलॉजी जो है, ताकि ग्रामीण लोगों को भी परेशानी ना हो और ऑफिसर्स भी अपने अपने फील्ड से ही डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, और हम लोगों की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उन्हें हम डायरेक्टली सुन सकते हैं। इसमें उन्हें अपने गांव से यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है,
या जो भी उनकी समस्याएं हैं वो अपने गांव में बैठे हुए या अपने घर में बैठे हुए भी जूम आईडी से वो हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी कंप्लेन रख सकते हैं। और बताते हुए खुशी है कि ई जन संवाद के लिए रिसेंटली ही छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट को इलेट्स का इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। और मुझे लगता है कि मेरी ये कोशिश है कि रूरल अर्बन चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको कंग्रेचुलेशन भी लिखा है, सोशल मीडिया पे लिखा उन्होंने, पंकज कुमार जी। सर की भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन इसमें रही है। उनका जो मैसेज होता है कि पब्लिक सर्विसेज शुड बी वेरी फास्ट एंड डिजिटलाइज मोड पे हो एंड ट्रांसपेरेंट हो, तो उसकी कोशिश में ही हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग जो हम मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी, और अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है लोगों का। और सभी लोगों से जब हम बात करते हैं तो आई फील हैप्पी कि ये गांव के हर व्यक्ति को मोबाइल पे बात करना या जूम पे बात करना वो आराम से अपना यूज टू भी हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है, पैसा और समय दोनों बच भी दोनों उनका बच रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हम सबके लिए है, और इसमें अधिकारियों का भी समय बचता है, उन्हें भी बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। सो हम हर महीने इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, और उसका जो भी जवाब होता है वो भी हम उन लाभार्थियों को या तो गांव के ईमेल आईडी पे पहुंचा देते हैं, या फिर अगर उनके पास अपना व्हाट्सएप है या पर्सनल ईमेल आईडी है तो हम उसको जवाब को भी डिजिटलाइज मोड पे ही उन्हें पहुंचा देते हैं। सो इट्स बेसिकली पेपरलेस वर्क। ओके, तो कह सकते हैं कि छोटापुर में तकनीक को लेके, डिजिटल को लेके बड़ा काम हो रहा है। प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों सरकारें चाहती हैं कि एक सुशासन, गुड गवर्नेंस हो, प्रशासन से कम शिकायतें हो। आपने कहा कि उसके लिए हमने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन दूसरे शब्दों में कहें कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति जिसकी कोई चिंता नहीं करता है, उस तक लाभ कैसे पहुंच रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी चिंता रखती हैं कि उस तक लाभ पहुंचे, और नहीं पहुंच रहा है तो बतौर कलेक्टर कितनी बड़ी चिंता की बात है आपके लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ऑफिसर जो कलेक्टर की पोजीशन पे है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत दुगनी तिगुनी भी होती हैं, और लास्ट माइल तक पहुंचना, हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की स्कीम जो लाभ है उसको लाभ दिलवाना एक चुनौती भरा भी होता है, और सभी तरीके की स्ट्रगल्स भी उसमें होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी क्षमता है, उससे बेटर अगर हम स्ट्रेटेजी बना के या एक प्लानिंग के साथ अगर हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम काफ़ी हद तक लोगों को बेहतरीन लाभ भी दिलवा सकते हैं। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर विलेजेस भी हैं, ट्राइबल विलेजेस भी हैं जो रिमोट लोकेशंस पे हैं। तो मैं खुद पर्सनली उन विलेजेस में जाती हूँ, और जैसे मैंने कहा मैं अपनी टीम के साथ भी जाती हूँ, ताकि किसी का कोई भी अगर सवाल है या वहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है मैं खुद देखती हूँ कि वहाँ पंचायत क्या कर रही है, वहाँ के पटवारी किस तरह से काम कर रहे हैं। ग्रामजनों की शिकायतें जो होती हैं वो हमें रूबरू सुनने को मिलती हैं। मैं खुद आंगनवाड़ी में जाके, या अगर कोई पीएचसी सीएचसी है या कोई स्कूल है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर भारत सरकार का या गवर्नमेंट का चल रहा है, पानी को लेके हो या एनी डिपार्टमेंटल वर्क ऑल्सो, सो मुझे लगता है मैं खुद जाके जब वहाँ देखती हूँ तो मुझे पता भी चलता है कि कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। कई बार ये भी होता है कि लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता कि ऐसी कोई स्कीम भी है। तो उसके लिए मैं अपने हर ऑफिस के जो मेंबर्स हैं, हर डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं, आई इंश्योर कि ग्राम पंचायत में भी और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आईसी होना बहुत ज़रूरी है। उनको अवेयरनेस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका अनुमान नहीं होता। तो आई थिंक उसके लिए भी हम काफ़ी प्रयासरत रहते हैं कि हर किसी को गांव के पंचायत में जब वो जाए, उसे स्टेट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी मेजर स्कीम्स है जिसके वो लाभ ले सकता है, उस सभी का एक डिस्प्ले वहाँ होना चाहिए ताकि वो पढ़े। और अगर वो पढ़ नहीं भी सकता है तो गांव के पटवारी को भी निर्देश दिए जाते हैं जब भी हम विजिट में जाते हैं कि आप उन्हें हर चीज़ के बारे में अवगत जरूर कराएं। और अगर स्कूल को लेके है, हेल्थ को लेके है, तो कंसर्न ऑफिसर्स को भी वी कीप गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि आप उनको हर ग्राम सभाएं जब भी उनकी होती हैं शेड्यूल्ड रूटीन, सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए आप। उसके बारे में एक मैंडेटरीली आप उनको डिस्कशन जरूर करें। तो आई थिंक उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। और क्योंकि हम सोशल युग में रहें और सोशल मीडिया का बहुत यूज होता है, सो ट्विटर भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है ऑफिशियल ट्विटर, उस पर भी हमें जैसे जैसे कंप्लेंट्स मिलती हैं दूर सुदूर विलेजेस की भी, तो हम उसको इमिडिएटली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और मैं पर्सनली हर मैसेज को चेक करती हूँ, एंड आई इंश्योर कि अगर किसी की कोई भी फरियाद है, कोई इशू है, तो आई इंश्योर कि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। और गुड थिंग इज कि कई बार हमें उन लोगों का पॉजिटिव आंसर भी मिलता है कि ये काम हो गया है, कि इस काम के लिए अधिकारी वहां पहुंचे हैं और ये काम में हमें त्वरित
उसका लाभ मिला है, तो ये इट्स अ फीडबैक, बेटर फीडबैक मैकेनिज्म जो हम डायरेक्टली भी लेते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल एज अ टीम वर्क व्हेन वी डू समथिंग फॉर आवर ओन पीपल, सो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। कर सकते हैं जी, बिल्कुल। आ, आप छोटा उदयपुर की कलेक्टर है। अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से कहूँ तो बड़ा उदयपुर है। करीब करीब 75,704 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। एक बड़ी प्राकृतिक संपदा इस जिले में है। मेरा सीधा सवाल है, बहुत बार विवाद खड़े होते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी आती है कि साहब जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। छोटा उदयपुर की क्या स्थिति है? आई थिंक डिस्ट्रिक्ट में विविध प्रकार की स्कीम्स चलती हैं डिपार्टमेंट वाइज भी, और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट हुए हैं जो सभी जो हमारे लोग हैं उनके लिए आज भी वो उसका लाभ ले रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में हो, काफ़ी अच्छे स्कूल्स यहाँ बने हैं, और इट्स अ वंडरफुल स्ट्रक्चर्स एंड जिस तरह से पढ़ाई हो सकती है जो पहले नहीं हो सकती होंगी, लेकिन आज वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते हैं, उन्हें काफ़ी सुविधाएं भी मिलती हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर तरह की जो स्कीम्स हैं हम उनको वैसे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते ही हैं, हमारे जो विजिट्स होते हैं, या इवन हमारे एसडीएम्स, हमारे तहसीलदार्स, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैंडेटरीली ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपको हर गांव में जहाँ पे इनका विस्तार है उनमें जाके आपको बताना है ताकि वो उसका लाभ भी ले सकें। और मोस्टली इस फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट की भी जो वन मंडलियाँ होती हैं वो भी बहुत उम्दा काम कर रही हैं, क्योंकि वो स्थानिक लोगों को ही उसमें रोजगार दे रही हैं। और जैसे कस्टर्ड एप्पल इज वेरी वेरी पॉपुलर इन छोटा उदयपुर। हाँ, बड़ी पहचान है यहाँ की। जी, तो जी। कस्टर्ड एप्पल का कलेक्शन और उसके बाद उनका प्रोसेसिंग करना, विविध प्रकार के जो एक एसएचजी ग्रुप्स हैं या वन मंडली ग्रुप हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और वो अच्छा रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग भी वो करने लगेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हम इसमें देख सकेंगे। और आज हमारे उन लोगों की मेहनत की वजह से ही आज हमारे फॉरेस्ट यहाँ हैं। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ वेरी गुड एंड पोल्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट आई वुड से। एक चीज मैं पूछूंगा, बाकी सवाल मैं बाद में लूंगा। जब आप बतौर कलेक्टर जाती हैं और एक बहुत सारे अफसर, मेल अफसर हो या फीमेल हो, एक कलेक्टर के तौर पर जब एक आप पहुंचती हैं उन लोगों के बीच में, तो वो लोग कितना एनर्जाइज फील करते हैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे एक ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है? तो किस तरह का फीडबैक होता है और किस तरह का फीडबैक आपने ऑब्जर्व किया है कि जब महिलाएं आपसे मिलती हैं, ट्राइबल महिलाएं जब ग्राउंड जीरो पर आपसे बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एम्पावर फील करती हैं? बिल्कुल, उन्हें लगता है कि एक महिला अधिकारी आए हैं तो वो बहुत ही फ्रीली अपनी बात को रख सकती हैं। और जैसे महिला सरपंच भी हमारे यहाँ हैं, तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि वो ऑलरेडी एम्पावर्ड ही हैं। और मेरी कोशिश होती है कि वो अपना जो भी ग्राम पंचायत का काम है स्वयं करें, और उन्हें भी। सरपंच सरपंच पति का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मेरा यही उनसे कहना होता है कि जो पटवारी भी हैं वो भी उनको सभी चीज़ों के बारे में बारीकियां बताएं कि क्या विविध स्कीम्स हैं, क्या ग्रांट्स उनको मिलती हैं, किस तरह से आयोजन किया जाता है, तो उनको भी उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि ऐसे हमारे बहुत सारे महिला सरपंच हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और उन्हें हर चीज़ की नॉलेज भी है। सो इट्स अ गुड डेवलपमेंट कि हमारे यहाँ लोग शिक्षित भी हो रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। और एज अ ऑफिसर ऑल्सो जब मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि सभी लोग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो आराम से मुझसे बात कह सकते हैं। और मैं ज्यादा 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 इजी फील करते हैं आपसे, ऐसा आपने महसूस किया? मुझे लगता है ज्यादा ओपन होते होंगे आपसे बात करने के लिए कि मैम को बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ माय ड्यूटी टू लिसन एवरी कंप्लेन, और एंड आई हैव टू एड्रेस दोज कंप्लेंट्स। तो मैं सभी की बातों को सुनती भी हूँ, और जहाँ तक स्थल पर उसका निकाल करने की बात है तो वो भी हम टीम के साथ करते हैं। और अगर कोई नीति विषयक बात है या कोई डिपार्टमेंटल काम है तो हम उसमें प्रॉपर टाइमलाइन फिक्स करते हैं कि इस समय में इसकी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी लाभ है, उसे निकाला जाना चाहिए। एंड आई इंश्योर कि जब हम रिव्यू करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, तो आई रैंडमली आस्क कि हम उस गांव में गए थे, उसमें ये प्रश्न मुझे सुनने को मिला था, तो उसमें क्या हुआ। सो वो अधिकारी हमेशा प्रॉम्प्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक टीम में आपके एसेट्स भी होते हैं, जो बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं वो हर चीज़ में अच्छा काम करते हैं। और कुछ लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। वो देना पड़ता है। सो वो कांस्टेंट एक टीम वर्क के साथ हम उनको बाय डिफॉल्ट उनको पता चलता है कि ये प्रायोरिटी है और आपको उसे करना ही है। तो एज अ टीम हम उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि वो भी अपने जो जिम्मेदारियां हैं अच्छे से निभाएं। हाँ, एक चीज का मैं जिक्र करूंगा। जब आज मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, लोक सेवक पे बात हो रही है,
तो गुजरात का जो ऑनलाइन डैशबोर्ड एक सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम, उसकी तारीफ केरल ने भी की, केरल की चीफ मिनिस्टर ने भी। किस तरह से आसानी होती है कि आप लोग अपनी जो प्रोग्रेस रिव्यू होती है वो गांधीनगर भेज पाते हैं? थोड़ा अगर बताना चाहें। जी हाँ, सभी कलेक्टर्स का सीएम डैशबोर्ड पे डिफरेंट केपीआईज होते हैं, और हर जैसे सप्लाई हुआ या विविध केसों का निकाल हुआ या किसी भी प्रकार की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम्म। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और वो हम लाइव देख उस सकते हैं। इंडिकेटर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसा कर रहा है, ये जी, पूरा रिपोर्ट वहां पे? सब कुछ आता है, और इसमें ओवरऑल टॉप 5 रैंकिंग्स भी होती हैं। और मुझे खुशी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी, जब मैंने ज्वाइन किया तो काफी लंबे समय तक हम लोग टॉप 5 में भी रहे हैं। और इसमें आप जो भी इंडिकेटर्स होते हैं आप खुद देख सकते हैं कि हम कहाँ बी में हैं या सी में हैं। कहाँ पे लैग कर रहे हैं वो भी पता जी, लगता है। और हम तो तुरंत उस पे काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम हर चीज में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टूल, जो हम खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे देखते हैं। जी। छोटा उदयपुर की बात करें तो पहले बड़ोदरा में था, लेकिन अब अगर इस जिले की बात करें तो यहाँ पे पशुपालन और जो खेती है, बड़े तौर पर रोजगार के साधन है। दोनों मोर्चों पर क्या स्थिति है जिले की, और रोजगार इनसे कैसे बन रहे हैं, पशुपालन हो या खेती हो? जी, क्योंकि ये कृषि प्रधान और पशुपालन प्रधान जिला है, और यहाँ पे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज और नए नए इन्वेंशन या इनोवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो यहाँ के लोग ले रहे हैं। और हमारे जो किसान हैं बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं, जो बहुत अच्छी खेती करते हैं, नेचुरल फार्मिंग पे भी करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी वो अब मुड़ रहे हैं, ताकि कम से कम रासायनिक पदार्थों का उपयोग वो अपने जमीन के लिए करें। और हमारी जो टीम्स हैं वो भी उन्हें कांस्टेंट ट्रेनिंग्स देना, उनको फीडबैक्स देना, दूसरे राज्यों के या जिलों के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो किस तरह से अपना काम को अपने लिमिटेड जो लैंड पार्सल उसमें कैसे वो बेहतरीन काम करके और अपनी इकोनॉमिक आय को भी बढ़ा सकते हैं और बेटर भी कर सकते हैं, ताकि जमीन की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो आई थिंक हर डिपार्टमेंट इस चीज को अच्छे से कर रहा है, और अभी काफी लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ यहाँ मुड़ रहे हैं। और जहाँ तक पशुपालन की बात है कि हमारे यहाँ पे डेयरी इज वेरी वेरी पॉपुलर। डेयरीज बड़ा बड़ा जी इंडस्ट्री है जी, जी। बहुत बड़ा हमारे जो मंडलियाँ होती हैं, खास करके बहनें जो महिलाएं हैं वो उसकी मेंबर्स हैं, तो बहुत अच्छा एक रोजगार उन्हें वो मिलता है। और हमने खास पहल ये भी की है कि क्योंकि मोस्टली महिलाएं दूध भरने जाती हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अधिक ज्ञान नहीं होता। और हमने खास करके जो हमारे बैंक्स हैं, जितने जी। भी सरकारी बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स भी हैं जिसके अंदर उनके खाते हैं, तो हर महीने हमने उनको फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप करने के लिए बताया है, जिसमें जो बैंक्स बैंक्स आए जी। बिकॉज हर क्वार्टर में डीएलसीसी की मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें सभी बैंक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। जी। सो उनको चेक लिखना, उन्हें एटीएम कैसे यूज किया जाता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, खुद पैसे भरना और पैसे जमा कराना या विड्रॉ करना। पूरी बैंकिंग की प्रोसेस, ट्रांजैक्शंस। जी, तो जी। हम उन्हें खुद चेक राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि वो इतना इंडिपेंडेंट हैं कि अपना खुद के फाइनेंसिस भी खुद मेंटेन कर सकें। सो ये एक पहल भी हमने शुरू की है उन सभी एसएचजी के लिए, और हमारी जो महिलाएं हैं जो इन सेगमेंट्स में हैं, या किसान हैं या पशुपालन है। कोरोना की बात करें अगर, कोविड का, तो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत चैलेंजिंग दौर था। और जब आप मूव कर रहे थे छोटा उदयपुर के लिए, तब कोविड का टाइम चल रहा था। बतौर एक आईएएस ऑफिसर, एक लोक सेवक, कितना चुनौतीपूर्ण रहा कि तब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, नए तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत कुछ डिमांड थी। तो उस पीरियड को कैसे रिकॉल करेंगे आप? जी, हम सभी कोविड-19 के असर से सभी वाकिफ हैं किस तरह से उसका पैंडेमिक असर रहा है। और जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय मैं राजकोट में पोस्टेड जी। थी एज एन आरसीएम, और मुझे भी पीक टाइम पे हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी। और मेरा यही काम था कि जितने भी पेशेंट्स थे उन्हें तुरंत हम बेड अवेलेबल करा सकें, सरकारी हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और किसी को भी परेशानी ना हो। उसके लिए 24/7 कंट्रोल रूम भी स्टार्ट किया गया था, और हमारी पूरी टीम कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करती थी। और जब पीक टाइम था तो काफ़ी इश्यूज भी होते थे, काफ़ी परेशानी भी होती थी, लेकिन हमने हर संभव कोशिश किया कि हर एक कॉल जो हमें आ रहा है, हर एक एड्रेस किया जाए उसको उसको। एड्रेस किया जाए। और ये खुशी मुझे हर दिन होती थी कि कम से कम जितने कॉल्स जो इमरजेंसी कॉल्स आते थे उनको हमने एड्रेस किया, और उन्हें हमने बेड की अवेलेबिलिटी भी करवाई। और कई बार ऐसा भी वक्त हुआ है कि हम लोग रात रात भर सोते नहीं थे, क्योंकि 1 बजे 2 बजे भी हमें कॉल्स मिलते थे कि हमें बेड की रिक्वायरमेंट है, या ऑक्सीजन बेड चाहिए, या आईसीयू चाहिए। स्लीपलेस, नींद भी पूरी नहीं हुई जी कई जी, बार जी। और लेकिन
ईश्वर की कृपा है और एक मोटिवेशन है। सर्विस की सबसे खूबसूरत बात ही है कि आप ऐसे चैलेंजेस में भी आप अच्छा कर सकते हैं। इट्स अ जॉब जहाँ पे ब्लेसिंग्स भी आपको लोग देते हैं, और जब हम लोगों को सुविधा दे पा रहे थे उस समय, या उनकी मदद कर पा रहे थे एज अ प्रशासन, तो काफी ऐसे लोग भी हमें कॉल करके थैंक यू बोलते थे, और काफी दुआएं भी हमें मिलती थी। तो उसको देख के बहुत सेटिस्फेक्शन होता था कि आज हमने कुछ अच्छा किया है। आ, जो पूरी कोविड का जो पीरियड रहा उसके बाद कहीं न कहीं पूरी देश की बात करें या विदेश की बात करें, हेल्थ को लेके एक कंसर्न बना है पूरा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। कहीं न कहीं किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोविड जैसी कोई पैंडेमिक होगी और इतना नुकसान होगा। छोटा उदयपुर की अगर हम बात करें तो हेल्थ के सेक्टर में किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं और कौन सी चीजें अपलिफ्ट हुई हैं और कौन सी चीजें मिलने वाली है? जी, जहाँ तक कोविड के दौरान की, अभी भी हम सब इसी फेजेस में हैं। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी एज अ एक्सपीरियंस इन आरसीएम पोस्टिंग, कि सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट जो है बहुत क्रिटिकल था। और हमारा यही लक्ष्य था कि सबसे ज़्यादा बेड ऑगमेंटेशन किए जाएं, बेड्स बढ़ाए जाएं। जी। और ग्रामीण लेवल पीएचसी से लेके सीएचसी तक, या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी से टाई अप होना चाहिए, और सभी जगह व्यवस्थित मिनिमम बेड्स एज पर देयर कैपेसिटी होने ही चाहिए। और उसके लिए हमने सभी जगह पे पीएसए प्लांट्स वगैरह लगवाए। डीएच में भी हमने जो लिक्विड टैंक विच वॉज ऑलरेडी देयर उसको हमने पूरा मेंटेन करने के लिए कहा। और आज की डेट में हमारे जिले में 18 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी है। नॉट जस्ट कोविड बट इन रूटीन ऑल्सो, कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता है जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो भी आज हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे जो टीम है वो मैनेज कर सकती है। सरप्लस मान सकते हैं आज यस की डेट में। यस, वी जी। हैव सफिशिएंट फॉर दैट। लेकिन 2018 की बात करते हैं, एक आपकी फोटो थी, आपने अपने बेटे की भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई। तो क्या कोशिश थी? ये कोशिश है कि नहीं साहब, आईएएस ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर हो, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई खराब नहीं होते, सर्विसेज वहां भी अच्छी होती है, आपको करना चाहिए। तो एक वो मैसेज था, क्या था वो जो फोटो मुझे मिला? जी, वो एमएमआर वैक्सीनेशन का एक कैंपेन शुरू हुआ था उस दौरान। और क्योंकि बच्चों को लगना है तो माता पिता कंसर्न होते हैं, या लोगों में थोड़ा सा टैबूज इश्यूज होते थे। तो हमने कोशिश की कि मेरा बेटा भी उसी एज ग्रुप में था, तो मैंने उसे सरकारी दवाखाने में ही उसको वैक्सीन लगवाया। और इट वाज अ थिंग कि जहाँ पे बच्चे को कोई विपरीत असर नहीं हुआ है। तो ये हम्म। भी उसने बहुत अच्छा इस तरह से काम भी किया कि लोगों में ये था कि बच्चों को कुछ होता नहीं है, इट्स अ सेफ वैक्सीन बेसिकली। और उस वैक्सीन के प्रति भी लोगों को डाउट्स दूर करने थे और ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति। जी। और मुझे लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर वेरी गुड, और वहाँ पे भी बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट टीम हमेशा से है हमारे देश में। और दी ओनली थिंग इज कि हम वहाँ की सर्विसेज को जितना रिलाई करने की जरूरत है। प्रोवाइड देम, दे आर मच मोर एक्सपीरियंस एंड दे आर मच मोर टैलेंटेड। जी। हर एक अधिकारी के काम करने की एक शैली होती है, एक अंदाज होता है। स्तुति चारण किस अंदाज से काम करते हैं? एज अ सेड कि मैं टीम वर्क में बिलीव करती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है तो वो भी हम होते हैं। और मुझे फील्ड के काम करना ज़्यादा पसंद है, और मैं फील्ड में जो भी ऑब्जर्व करती हूँ, या कभी जब फाइल्स मेरे पास आती हैं तो मुझे वो ऑब्जर्वेशंस याद आ जाते हैं। तो देन आई इंश्योर कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली फ्रूटफुल भी होना चाहिए, और लोगों को उसका लाभ भी मिलना चाहिए। और आई थिंक मैं सभी टीम वालों को साथ लेके चलने में बिलीव करती हूँ। बट यस, मॉनिटरिंग इज समथिंग विच आई टेक डेली। और रिव्यू करना और कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना और कांस्टेंट टीम को एंगेज रखना किसी भी कार्य के लिए, या जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, या डे टू डे ऑल्सो आई इंश्योर कि वी डू नॉट फॉरगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो हम सोशल मीडिया पे भी उनको कंटिन्यूसली मैसेजेस करते हैं, या उनके विभाग का कोई अगर इशू मुझे पता चलता है थ्रू एनी सोशल साइट या न्यूज़पेपर्स, तो हम उनको भी तुरंत बोलते हैं इसको आप एड्रेस कीजिए। सो आई थिंक हम टीम को साथ लेके भी चलते हैं, ऑन वी ऑल एज अ टीम आर ऑन आवर टोज टू हेल्प आवर पीपल। नहीं, टीम तो ठीक है, लेकिन कभी कभी सख्त हिदायत देने के बाद सस्पेंड कर देती हैं या फिर सुधरने का मौका आप देती हैं? नहीं, सस्पेंशन जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मैं काफी स्ट्रिक्टली उसे कंटिन्यूस फॉलो अप करती हूँ। और काफी ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने अपने रवैये में भी काफी बदलाव करते हैं, और उस चीज को अच्छे से करने की कोशिश भी करते हैं। और क्योंकि सब अपने साइलोज में रहना पसंद करते हैं, डिपार्टमेंट्स अपने अपने साइलोज में रहती हैं। सो मेरा ये मानना है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं वहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं।
एंड एज अ टीम कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लोग आपस में बात नहीं करते, सो आई इंश्योर कि वो कम्युनिकेट करें। उस गैप से गड़बड़ी हो जाती है। जी, तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम होने जा रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं हो। छोटा उदेपुर की बात करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ की अपनी यूएसपी है। अभी लास्ट टाइम जब वित्त मंत्री कन्हू भाई देसाई बजट पेश करने जा रहे थे तो उनके बजट वाले बैग पे आदिवासी पेंटिंग, आई थिंक अगर मुझे याद है पिथौरा पेंटिंग शायद थी उस पे, तो मीडिया में काफी बज क्रिएट हुआ कि ये पेंटिंग है और ये छोटा उदयपुर और ट्राइबल बेल्ट्स के लोग तैयार करते हैं। इस प्रकार के जो कल्चरल, जो हम इनको कह सकते हैं हेरिटेज भी है, संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, इनके संरक्षण के लिए किस तरह से चीजें हो रही है, और जब आपकी नोटिस में ये चीजें आती है तो आपकी अपनी कोशिश क्या होती है? आई थिंक हमारे जिले में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत आर्ट एंड कल्चर की बातें हैं, जैसे पिथौरा पेंटिंग है। यहाँ पे मोतियों का काम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे सांखेड़ा का जो फर्नीचर है वो भी विश्व विख्यात है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वन पैदाश से मिलते हैं, और जैसे लैक का तवा है, लाख जिसे कहा जाता है, उसका हम्म। तवा है। तो उसकी बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ के लोग बनाते हैं और अपना स्किल बढ़ाते हैं और रोजगार भी उससे वो लेते हैं। तो ओवरऑल भी जब भी हम कहीं विजिट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर चीज वहाँ की कोई फेमस चीज है या कोई समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व, और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ये भी हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से उनका संरक्षण हो, या आसपास साफ सफाई भी वहाँ पे मेंटेन हो। काफी चीजें हम एज अ टीम वी प्लान एंड वी ट्राई टू डू इट। कहीं ना कहीं लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री की जो एक बहुत आवाज ही है। खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। आई थिंक मैंने इतना खूबसूरत जिला कभी देखा नहीं है। एंड खास करके यहाँ पे जो वेजिटेशन है और जो माउंटेन्स हैं, दे आर एज गुड एज हेवन। जी। सो एज अ टूरिज्म के लिए भी इट्स अ वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट। टूरिज्म के मोर्चे पे भी बड़ी छलांग लगा सकता है छोटा उदयपुर। जी। एक चीज और भी है कि ऑनलाइन ग्रीवेंस जो सिस्टम था, उसको अगर हम पूछें एक बार आपसे कि उससे कितनी चीजें बदल पाई। एक मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो लोड था कम हो गया, अगर वो लोड कम हुआ तो उसको आप किस तरह से यूज कर पा रहे हैं दूसरे कामों में? आई थिंक जो ऑनलाइन ग्रीवेंस रिट्रेसल है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी जिसमें हम लोगों को सब जगह से बुलाने की बजाय, जो अपने अपनी जगह पे अपने अपने क्षेत्र में है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे एप्लीकेंट हो, उन्हें अननेसेसरी ट्रेवल्स ना हो, और जो काम डायरेक्टली बात करके हम कर सकते हैं वो हम एड्रेस करते हैं। लेकिन फिजिकल मीटिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वर्चुअल एड्रेस करना है। तो हम दोनों तरह से उन चीज़ों को देखते हैं। कई बार अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो डायरेक्टली भी हमारे ऑफिस में आते हैं, तो भी हम उनको सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जो भी समस्या है उसका निदान हम कर सकें। आपने बताया कि छोटा उदयपुर में काफी सारे लोग अच्छी खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती है, तमाम तरह की प्रोग्रेसिव तकनीक का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों एक मामला रिपोर्ट में आया कि कुछ लोग प्रतिबंधित गांजे की खेती हो या दूसरी चीज जो नशे से जुड़ी फसलें उनकी खेती कर रहे हैं। क्या वो पूरा मामला था और किस तरह से आपके लेवल पे और पुलिस के साथ मिलकर आपने टैकल किया उसको? जी, कई ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब, जो उनको केसेस को देखती भी है। और उन्होंने ये भी कोशिश की है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो ओरिएंटेशन जिसे कहा जाता है या काउंसलिंग जिसे कही जाती है, तो ऐसा अच्छे कदम भी पुलिस डिपार्टमेंट उनके लिए ले ही रहा है, ताकि वो इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहें। और आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। जी। दो चीजें और भी है कि जिन पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं। राजनीतिक हलकों में अक्सर कहा जाता है कि मनरेगा मनरेगा में अगर मशीन से काम होगा तो जाहिर सी बात है लोगों के हाथ को काम कम मिलेगा। तो क्या वाकई में मनरेगा पर मशीन हावी है? और दूसरी चीज है कि जिले में पानी की समस्या की क्या स्थिति है? क्या वाकई में पानी की जो समस्या थी वो कम हो पाई है, या आने वाले दिनों में पानी की समस्या कम हो जाएगी? आई थिंक मनरेगा एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है। और हमारे जिले के अंदर इसके लाभार्थी बहुत ज्यादा संख्या में, और बहुत अच्छे काम भी यहाँ हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि नरेगा में बहुत अच्छी आंगनवाड़ियाँ बनी हैं, और वो बेहतरीन हैं। अगर आप उन्हें कभी देखें तो आपको लगेगा इट्स अ मॉडर्न, बहुत ही कलरफुल, और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें जो पेंटिंग्स काफी फ्रेंडली कह सकते जी, हैं। और उनके जो पढ़ाई की बातें हैं, चाहे वो एबीसी हो, चाहे वर्णमाला हो, चाहे किसी प्रकार के जो विजुअल्स इफेक्ट्स होते हैं, वो भी उस आंगनवाड़ी में बहुत अच्छे मनरेगा में काम हुए हैं।
अभी रिसेंटली ही हम लोग जो हमारा जल संचय अभियान चल रहा है और जो अमृत सरोवर बनाने की जो एक पहल शुरू हुई है, उसमें भी हम लोग नरेगा में काफी सारे चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो या डीसिल्टिंग करना हो या पॉन्ड्स को बनाना हो, नए पॉन्ड्स बनाने हो या पॉन्ड्स को गहरा करना हो ताकि बारिश जब आए तो वो जल संचय हो सके। तो काफी अच्छे काम भी नरेगा में हो रहे हैं और लोगों को उससे रोजगार भी मिल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट के वाटर कैपेसिटी जो है ओवरऑल बढ़ाने के लिए ये भी एक अच्छा स्टेप यहाँ पे लिया गया है। और काफी सारी ऐसी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर हैं। जो बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे हैं और वो जल्दी ही कमीशन भी होंगे और काफी ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं जो लोगों को लाभ भी उससे मिल रहा है। और नल से जल की अगर मैं आपसे बात करूं तो नल से जल में भी यहाँ पे लगभग 85% लोगों को जो एलिजिबल लोग हैं उनको कवर कर लिया गया है और लगभग 360 जितने गांव 100% सैचुरेट पिछले कुछ महीनों में हुए हैं अंडर नल से जल। आने वाले दिनों में छोटा उदयपुर के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कौन से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे हो जाएंगे, अगर मैं उनको कहूँ कि एक सौगात के तौर पर लोगों को मिलने वाले जो प्रोजेक्ट्स आप बताना चाहें? आई थिंक काफी वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी ही पूरे होंगे और लोगों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। काफी एरिया वो कवर कर रही है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है जो ब्लड बैंक है। और ये जो ब्लड बैंक है वो रिसेंटली ही डीएमएफ के फंड से बनाया जा रहा है। और जब ये आएगा तो लोगों को बार बार ब्लड की सप्लाई के लिए या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इमरजेंसीज में या ट्रॉमा टाइम में तो उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट में अपना एक ब्लड बैंक वेटिंग खत्म हो जाएगी, जी बड़ी बड़ी जी रिलैक्स ऐसा मिलेगी। मॉडर्न और बहुत ही हाई एंड जो टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं उसके साथ हम इस ब्लड बैंक को शुरू करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये भी एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक उपहार होगा जिससे लोगों को उससे फायदा भी होगा। गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने लगातार आपको युवा ऑफिसर के तौर पर, चाहे राजकोट की बात हो, राजकोट में आपको 2 मौके मिले, आप जूनागढ़ गए, आप साबरकांठा गए, अरवली गए और आप छोटा उदयपुर, कहीं न कहीं युवा ऑफिसर के तौर पर लगातार आपको बड़े टास्क दिए गए। कैसे देखती हैं एक महिला ऑफिसर को पूरे मौके सरकार देती है? दूसरे भी उनकी कहीं न कहीं कोशिश होती है कि कोई आईएएस ऑफिसर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका पूरा यूज किया जाए। तो कैसे देखती हैं, सरकार की तरफ से लगातार बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही? आई थिंक जिम्मेदारी मिलना अपने आप में अच्छी बात है। अगर आप में काबिलियत है इसीलिए आपको जिम्मेदारियां उसी हिसाब से बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं और आई थिंक उसको लेना भी खुशी से चाहिए और उसमें बेहतर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और अब तक जितनी भी जिम्मेदारी दी गई है विविध जिलों में तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। और जितना मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती थी, प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकती थी, मैंने कोशिश की है। और आई थिंक ओवरऑल जो बेस्ट बेस्ट करने की कोशिश आपकी रहती है। एक चीज मैं और पूछूंगा कि शासन प्रशासन की कोशिश होती है कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए योजनाओं की। ऑफिसर की भी अप्रोच पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, लोगों से सीधा सीधा संवाद हो। कहीं ना कहीं जब लोगों का सपोर्ट होता है किसी अफसर के पास या प्रशासन को जब सपोर्ट मिलता है लोगों का, तो कितनी आसानी होती है जो तमाम चीजें होती हैं उनको कर पाने में। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर किसी भी आईएएस ऑफिसर पर या प्रशासन पर अगर लोगों का भरोसा है तो कितना आसान हो जाता है काम करना? जी बिल्कुल है। और जब हम अच्छे विजन से या अच्छे मेहनत से काम करते हैं, किसी भी प्रकार के काम को अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो उसका अच्छा प्रतिसाद भी मिलता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी जहाँ भी पोस्टिंग्स हुई हैं मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला है। और क्योंकि मैं लोगों के साथ बात करती हूँ, उनसे उनके बीच में भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कनेक्ट मुझे बहुत इट्स गुड फॉर माय वर्क, मेरे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी। और लोगों से हमेशा अच्छा सपोर्ट ही ओवरऑल मिला है। कभी कभी हर तरह के कमेंट्स भी होते हैं लेकिन यू शुड टेक इट पॉजिटिवली एंड आई थिंक यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन वर्क ऑन इट फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो नेगेटिव इश्यूज को भी यू कैन हैंडल वेरी वेल। खाली समय तो मिलता नहीं होगा, लेकिन मिलता भी है तो क्या पोएट्री आप कर पाती हैं? जिंगल, छोटे नॉवेल्स लिखने का जो शौक था वो भी है या अभी जिम्मेदारी में कहीं किनारे हो गया? जी मैं अभी भी कविताएं लिखती हूँ और जब भी समय मिलता है मैं हिंदी या इंग्लिश में कविताएं लिख लेती हूँ। और कभी एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग या जिंगल राइटिंग या छोटे नॉवेल्स भी मैंने लिखे हैं और ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन टाइम बेसिकली। एंड मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक है और अभी भी अक्सर जब भी संडे को या टाइम मिलता है आधा एक घंटा तो मैं पेंटिंग भी करती हूँ और परिवार के साथ स्पेंड भी टाइम भी मैं स्पेंड करती हूँ।
तो ये थी स्तुति चारण, जो छोटा उदयपुर की कलेक्टर हैं। उन्होंने साफ कहा कि छोटा उदयपुर कई मोर्चों पर बेहतर काम कर रहा है और उनकी बतौर लोक सेवक कोशिश है कि तमाम चीजों को, जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको आखिरी छोर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी यूएसपी ये है कि मैं लोगों से संवाद करने में यकीन करती हूं और मेरी कोशिश है कि जिला मुख्यालय पर लोग कम फरियाद लेकर आएं। उनकी फरियादों का निस्तारण कहीं न कहीं उनके निकटतम स्थान पर होना चाहिए और इसी को देखते हुए छोटा उदयपुर ने जो ग्रीवेंस का जो सिस्टम है, रिड्रेसल का जो सिस्टम है, उसको ऑनलाइन किया हुआ है और इसके काफी अच्छे नतीजे आए हैं। लोक सेवक का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और स्टनिंग स्तुति की ये पूरी इंटरव्यू, पूरी चर्चा आप लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज।